दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी और उन हालात के बारे में जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और कुछ मालूमात ले रहे हैं एक किताब से, जिसे लिखा है जनाब हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने। अभी पिछली पॉडकास्ट में आपसे बात की थी हमने घरेलू हुकूमत, फिरकावाराना फसादात, इत्तेहाद में रुकावटें, इंतजामी इस्लाहात, और बात खत्म हुई थी तजावीज़ दिल्ली के बाद नेहरू रिपोर्ट पर। तो आपसे कहा था ना, शुरू करेंगे हम नेहरू रिपोर्ट से। बरतानवी हुकूमत ने हिंदुओं और मुसलमानों के इख्तलाफात को खूब उछाला और कहा कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें मुत्तहिद नहीं कर सकी। अंग्रेज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया लॉर्ड बर्कनहेड बर्मला कहता था कि हिंदुस्तानी हुकूमत खुद अख्तियारी के अहल नहीं है। अंग्रेजों के इस मफरूज़े और हिंदू मुसलमानों के मसाइल के हल ढूंढने के लिए मोतीलाल नेहरू की सदारत में एक कमेटी बनाई गई। नेहरू रिपोर्ट के नाम से इस कमेटी की रिपोर्ट 1928 के वस्त में शाया हुई। इस रिपोर्ट में सिंध को एक अलग सूबा बनाने का मुतालबा भी तस्लीम कर लिया गया और बलूचिस्तान और शुमाली मगरबी हद्दी सूबे को हिंदुस्तान के बाकी मानदा सूबों के मसावी दर्जा हुकूमत देने का मुतालबा भी। लेकिन उसने जुदागाना इंतखाबात और मरकजी मजलिस आइन साज में मुसलमानों के लिए एक ढाई नशिस्तों के मुतालबात मुस्तरद कर दिए। ये सूरत हाल हिंदुस्तान में हिंदू राज के क़याम के वाज़ेह तस्वीर थी। इस रिपोर्ट में मुसलमानों और हिंदुओं को एक दूसरे के करीब लाने की बजाय उनके दरमियान होने वाली खलीज को वसी करने का सर अंजाम दिया। नेहरू रिपोर्ट को दिसंबर 1928 में कलकत्ता में सियासी जमात के एक अजलास के सामने पेश किया गया। कायद-ए-आज़म ने इसमें सिर्फ 3 तरमीमें पेश की और बड़ी दर्दमंदी के साथ कांग्रेस से अपील की कि उन्हें मंजूर कर लिया जाए, मगर उसको बड़ी नखुवत से मुस्तरद कर दिया गया। ताज्जुब है कि तजावीज़ दिल्ली मंजूर करने के 1 साल बाद ही कांग्रेसी लीडरों ने उससे रुगर्दानी कर ली। मोतीलाल नेहरू ने खुद इन तजावीज़ की बेहद तारीफ की थी, लेकिन रिपोर्ट मुरतब करते वक्त उनमें से हर तजवीज़ की मुखालफत की। हिंदू महासभा ने धांधली से इस रिपोर्ट को मंजूर करा लिया। दुनिया को ये बताया कि नेहरू रिपोर्ट हिंदुस्तान की तमाम कौमों का मुत्तफ़िका मुतालबा है। हालांकि ये बात गलत थी। यहीं से कांग्रेस और मुसलमानों के दरमियान ऐसा इख्तलाफ पैदा हुआ जो आज़ादी तक कायम रहा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कांग्रेस की सियासी कलाबाजी का बेहद अफसोस हुआ, मगर वो मायूस न हुए और उन्होंने कलकत्ता कन्वेंशन दिसंबर 1928 यानी जमाती कॉन्फ्रेंस में चंद तरमीमें पेश की, लेकिन वो कामयाब न हो सकी। इस मरहले पर वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से बेहद मायूस हो गए। इस मौके पर कायद-ए-आज़म ने अश्कबार होते हुए कहा कि अब हमारे रास्ते जुदा जुदा हो गए। जिन्ना के एक पारसी दोस्त कहते हैं कि इस मौके पर उन्होंने पसंद खुददार जिन्ना को उम्र में पहली बार रोते हुए देखा। मिस्टर गांधी की तहरीक पर कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट हुकूमत बरतानिया के सामने पेश कर दी और धमकी दी कि अगर पार्लियामेंट ने 31 दिसंबर 1929 इस स्कीम को मंजूर न किया तो अदम तावन की तहरीक फिर शुरू कर दी जाएगी। 1919 के इंडिया एक्ट से ये करार पाया था कि हर 10 बरस के बाद एक आईनी कमीशन मुकर्रर किया जाएगा। चुनांचे नवंबर 1927 में पहला कमीशन आया जो 7 मेंबरों पर मुश्तमिल था। इसका सदर सर जॉन सानम था। क्योंकि इस कमीशन में एक भी हिंदुस्तानी नहीं था, इसलिए कमीशन के खिलाफ गम गुस्से की लहर दौड़ गई। मोहम्मद अली जिन्ना ने उसकी मुखालफत की और उसकी रहनुमाई में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इतना मुकम्मल बायकॉट किया कि हिंदुस्तान की तारीख में एक मिसाल कायम हो गई। साइमन कमीशन जहाँ कहीं गया, साइमन वापस जाओ के नारों से उसका इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जुलूस निकाले गए। ये कमीशन मुल्क के कोने कोने का दौरा करके 1929 के अवाइल में वापस चला गया। इसकी असल रिपोर्ट 1930 में पेश हुई। इसमें कहा गया कि हुकूमत बरतानिया हिंदुस्तान को आज़ादी की राह पर गामजन करना चाहती है, लेकिन चूंकि हिंदुस्तान में तमाम फिरके अलग अलग राय और अलग अलग मुतालबे रखते हैं, इसलिए मौजूदा सूरत में किसी किस्म का फैसला करना मुमकिन नहीं। इसलिए हिंदुस्तान का मुतालबा आज़ादी ज़ेरे गौर रखा जाए। ये तो था साइमन कमीशन। बढ़ते हैं आगे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ। मुस्लिम लीग का एक ग्रोह जिसकी क़यादत सर मोहम्मद शफी और मियां फजल हुसैन कर रहे थे, शुरू से जुदागाना इंतखाब तर्क करने के हक में नहीं थे। नेहरू रिपोर्ट के बाद उन्होंने 31 दिसंबर 1928 के आखिर में दिल्ली के मकाम पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। इसमें तमाम मुस्लिम जमातों के नुमाइंदे शरीक हुए और उसकी सदारत आगा खान ने की।
محمد علی جناح البتہ سر محمد شفیع کے ساتھ اپنے اختلافات کی وجہ سے اس میں شریک نہ ہوئے۔ اجلاس میں نہرو رپورٹ کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے محمد علی جناح کی قیادت میں جداگانہ انتخاب سے دستبردار ہونے کی پیشکش کو غلطی قرار دیا گیا اور مسلمانوں کی طرف سے اپنے پرانے مطالبات پوری قوت کے ساتھ دہرائے گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے حکیم اجمل خان کی وساطت سے سر محمد شفیع سے مصالحت کر لی اور مارچ 1929 میں مسلم لیگ کا اجلاس طلب کیا، جس میں دونوں لیگیں شریک ہوئیں۔ اس اجلاس میں قائد اعظم نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے، جن کی حیثیت نہرو رپورٹ کے مقابلے میں بابی تجاویز کی تھی۔ 14 نکات سے مسلمانوں کی آئینی جدوجہد کی راہ معین ہو گئی۔ ان میں سے بعض اہم نکات یہ تھے: ملک کا آئین وفاقی ہو، تمام صوبوں کی یکساں حکومت خود اختیاری دی جائے، اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے، طریقِ انتخاب جداگانہ ہو، مرکزی مجلس میں مسلمانوں کی تعداد 1/3 ہو، سندھ کو الگ صوبہ بنایا جائے، شمال مغربی سرحدی صوبہ اور بلوچستان میں بھی دوسرے صوبوں کی طرح اصلاحات نافذ کی جائیں، ملازمتوں میں مسلمانوں کو مناسب حصہ دیا جائے، اسلامی تہذیب و تمدن اور زبان کو آئینی تحفظ دیا جائے، مرکز یا صوبوں میں کوئی ایسی وزارت قائم نہ کی جائے جس میں مسلم وزراء کی تعداد 1/3 نہ ہو، کوئی ایسا مسودہ قانون نہ منظور کیا جائے جس کی مخالفت کسی ایک فرقہ کے نمائندوں کی 3/4 تعداد کرے، مکمل مذہبی آزادی ہو۔ اگر ان 14 نکات کی طرف ہم دیکھیں تو کچھ سمجھ آتی ہے کہ آج کل کچھ لوگ محرک ہیں اس بات پر، ان کو بہت اعتراض ہے کہ اقلیتیں جو ہیں ان کو اتنے حقوق کیوں دیے جا رہے ہیں، جبکہ سیکولر جو سسٹم ہے اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ماضی کے ساتھ اتنا مضبوط رشتہ اور وہ حالات لگتا ہے ابھی بھی آہستہ آہستہ اپنے زخموں سے متاثر ہے۔ آج کی پوڈ کاسٹ ان 14 نکات پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی۔ آخر میں علامہ اقبال کا ایک خوبصورت شعر: ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، کبھی گناہ سے پہلے تو کبھی گناہ کے بعد۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے darpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔